Hi guys, I'm Sakshi Pava, your English educator at An Academy and I welcome you to this class. So guys, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मुझको बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करें। सो ऑफ कोर्स गाइज उस पे प्लस पे तो कोर्सेज आएंगे ही, बट आई थॉट कि मैं आपको यहाँ पर इन दिस फ्री क्लास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँ जो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काम आएंगी। एज यू नो दैट IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड मेंस का जब एग्जाम आपका होगा नवंबर में, तो आपको उससे पहले पहले ही अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव करना है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इस क्लास को बहुत ध्यान से आप पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सो गाइज, इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको क्या पॉइंट्स, एवरीथिंग अबाउट स्टार्टिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सब कुछ बताने वाली हूँ। कैसे आप उसको स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, ठीक है, आपको बैकग्राउंड वर्क क्या करना है, फिर जब आप ऐसे लिखते हो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ऑफकोर्स इस क्लास में हम ऐसे राइटिंग कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए, क्या चीज़ अलाउड है ऐसे राइटिंग में, क्या अलाउड नहीं है, एग्जामिनर ऐसे चेक कैसे करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑल्सो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ सेल्फ रिटन ऐसे का। सो एक जेनरिक टॉपिक पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसे कैसे लिखना है आपको, ठीक है। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू मैं स्टार्ट करूंगी क्लास को। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज द फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे। ओके, तो जब आप ऐसे लिखते हो गाइस, ऐसे ही नहीं हम उसको लिख लेते हैं कि मतलब कुछ भी सिर पैर नहीं है उसका, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको 3 क्लासिफाइड पैराग्राफ्स में ब्रेक करना होता है। द फर्स्ट paragraph would be your introduction paragraph, the second one is your body and third one is your conclusion. अब पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ गाइस, क्योंकि देखो अगर आपको ना मार्क्स लेने हैं तो ये चीजों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑब्जेक्टिव राइटिंग नहीं है, वो सब्जेक्टिव राइटिंग है, राइट। तो उसमें ये नहीं है कि आपका एक आंसर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। सो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाते हैं और उससे ये मार्क्स ले पाते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप लिखते हो द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ऐसे शुड बी, यू शुड ट्राई टू मेक इट कैची, अगर वो हो सकता है तो। अगर नहीं हो सकता है तो फिर हमें जिस भी चीज़ को हम जिसके बारे में लिख रहे हैं ना, उसको बस डिफाइन करना चाहिए थोड़ा सा एंड बस छोड़ देना चाहिए उस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को। आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कहावतें एंड बातें ये सब नहीं लिखना होता है, क्योंकि आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो हर एग्जाम में वैरी करती है। सो मैं एक रेंज लेकर चलती हूँ, 200 से 300 वर्ड के अराउंड आपको वो ऐसे लिखना होगा, तो मैं वो रेंज लेकर चल रही हूँ गाइस। IBPS में ऑफकोर्स 200 के अराउंड आपसे पूछा जाता है लिमिट, हर बार थोड़ा थोड़ा वैरी होता है, बट एक रेंज में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर इतना मेरा वर्ड लिमिट है और इंट्रोडक्शन में ही मैं बहुत बड़ा कुछ लिख दूँ, बहुत सारा कुछ लिख दूँ, तो फिर मेरे सारे वर्ड्स जो हैं वो मिस यूटिलाइज हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करना होता है कि आप क्या लिखने जा रहे हो। अवॉइड करो कि कहावतें लिखना इसके अंदर करो, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स उसको ब्यूटिफाई करने के लिए प्रोवर्ब्स एंड एवरीथिंग लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब करो, आप कैची उसको अपनी डेफिनेशन से भी बना सकते हो, ठीक है। सो ऑफकोर्स दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आप इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं। देन सेकेंड थिंग आपको जो करनी होती है वो होती है बॉडी पैराग्राफ्स, ओके। अब बॉडी पैराग्राफ्स जो है वो 2 से 4 में आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें बड़ा ही क्लीन तरीके से अपना ऐसे लिखना होता है। तो 2 से 4 पैराग्राफ में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जहां पर भी लगे टू मच हो रहा है एक पैराग्राफ में, उसको ब्रेक करके नया पैराग्राफ बनाइए। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ में हम बताते क्या है, सबसे मेन चीज हमको यही बतानी है एंड ये आपका एकदम हाईलाइट होना चाहिए। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हो तो वो सब चीजें बॉडी पैराग्राफ में आएंगी, राइट। जो भी मेन पॉइंट है, अगर आप मेजर्स, कोई पॉलिसी बता रहे हो, कोई स्कीम बता रहे हो, तो उसके जो मेन मेजर्स हैं वो आप इसके अंदर लगाएंगे। सो बॉडी पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऐसे का। अभी जब मैं आपको अपना ऐसे दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम उसमें क्या लिखते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स एग्जाम्पल्स के साथ आप अपना व्यू सपोर्ट कर सकते हो, बट येस हमें वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना होता है। कंक्लूजन में हम क्या बताते हैं गाइस, कंक्लूजन में आपको कोई नई बात नहीं बतानी होती, इस बात को बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
जब आप कंक्लूजन देते हो, सो कंक्लूजन आप समझो कि बस एक नाम का एंडिंग में पैराग्राफ होता है, ठीक है, कि बस हमने ये कंक्लूजन दे दिया, उसके अंदर आप कभी भी कोई नई बात स्टार्ट ही नहीं करते हो, क्योंकि अगर वो नई बात स्टार्ट होगी ना, फिर वो कंक्लूजन में काउंट नहीं होता, वो बॉडी पैराग्राफ में ही काउंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको कभी भी एक नया पॉइंट जो है वो कंक्लूजन में नहीं देना। तो फिर क्या देना है कंक्लूजन में? बस दूसरे ही वर्ड्स में आपने जो भी बॉडी पैराग्राफ में दिया है ना, बस उसका एक क्रक्स कह सकती हूँ मैं, या बस समराइज करने के लिए थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपने एक लाइन लिख दी, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितने वर्ड्स आपके पास रहते हैं वो आपने लिखा। मतलब कंक्लूजन का काम सिर्फ एग्जिस्ट करना ही है पैराग्राफ में, अदरवाइज ऐसे में, अदरवाइज उसका कोई अलग से काम नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा हमको उसको, बट हाँ, हम उसमें कोई नई बात, नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमने बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स दिए ना, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हम समराइज कर दें, मतलब उसी को समराइज करें, कुछ नया नहीं, ठीक है। तो दैट इज द वर्क ऑफ कंक्लूजन। बट येस, लिखना जरूरी है, तीनों जो हैं आपके अलग अलग दिखने चाहिए आपके ऐसे में, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि बॉडी पैराग्राफ में ही हमने यहाँ पर मैम कंक्लूजन कर दिया, तो वो नहीं मानेंगे उसको, आपको उसको अलग पैराग्राफ में ही देना होगा, चाहे आप 2 ही लाइन लिखें कंक्लूजन की, बट लिखनी पड़ेगी। सो दैट इज योर फॉर्मेट। नाउ गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये है प्लान। अब इतनी बार मैंने फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लानिंग का पार्ट जो है वो या तो स्किप कर देते हैं, या कहीं सोचते हैं कि जब बीच में लिखेंगे ना तब उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैंने इतनी बार फर्स्ट बोला है, ताकि आप इसको फर्स्ट नंबर पे ही रखो। सो गाइस, प्लान जो है हमको करना होता है, जैसे आपको 15 मिनट अगर दिए हैं एक ऐसे के लिए, ठीक है, आपको, आपके पास एग्जाम्पल मैं लेकर चल रही हूँ कि अगर आपके पास 15 मिनट है एक ऐसे के लिए, तो आपका डिविजन ऑफ टाइम कैसे होना चाहिए? 5 मिनट आपका स्टार्टिंग का प्लानिंग के लिए होना चाहिए। अभी प्लानिंग कैसे करनी है बता रही हूँ मैं आपको। 8 मिनट्स ऑफ कोर्स फॉर योर टाइपिंग एंड 2 मिनट्स हम डिवाइड करते हैं, हम रखते हैं फॉर रीडिंग, मतलब ताकि भाई कोई एरर अगर हो गया हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई हो, तो वो एक रीडिंग के टाइम आप सॉल्व कर सको। अच्छा, ये 5 मिनट में हम प्लानिंग कैसे करते हैं? अब जैसे आपने कोई टॉपिक देखा, ठीक है, अब उसके बाद आपको तुरंत से उसके अराउंड क्या क्या लिखना है मुझको, वो चीज़ आप जॉट डाउन करिए। अब देखिए, जॉट डाउन आपको एक पेपर मिलता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, बट आपको साथ में एक पेपर मिलता है, राइट। तो जब आप एक पेपर में, सो इन दैट रफ पेपर, आप बस इट्स फॉर योर आइज, तो पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस जैसे इंट्रो दिया, देन सो वेरी, जैसे स्क्रिबल करते हैं ना अपने लिए, बस ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। ओके, सो इसका मैं कुछ डेटा दे देती हूँ, फिर कुछ बेनिफिट्स दे दूंगी। सो लाइक दिस आप स्क्रिबल कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लिखने हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम गाइस? क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना स्टार्टिंग में आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो इसको स्टार्टिंग में कर लेने से जब हम लिखने लगते हैं ना, तब हम एकदम फ्लो में आ जाते हैं। तो इसके ये पॉइंटर्स होते हैं, तो ये हमें उस फ्लो से डाइवर्ट नहीं होने देते। हमको एक्चुअली में इस पॉइंटर के थ्रू पता चलता है कि हमको ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है, एंड कुछ छूट तो नहीं रहा। क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना, तो आप लिखते टाइम बीच में कहीं रुकोगे और सोचोगे कि क्या करना है, अच्छा चलो अब ये लिख देते हैं, तो आपका ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ऐसा होगा कि कभी आपने एडवांटेज लिख दिया, डिसएडवांटेज, अब आपको एक और एडवांटेज याद आ गया, अब आपने उसको लिख दिया। तो ये चीज़ तो वैसे भी नहीं करनी होती है ना, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि जंबलिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है आपको। तो आपको ये सबसे पहले 5 मिनट का टाइम ये वेस्ट नहीं होता है, इसको वेस्ट मत समझना, ये करना ही पड़ता है। क्योंकि जो लोग इसको स्टार्टिंग में नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं बीच में रुक के करना ही पड़ता है, और अगर नहीं भी बीच में रुकते ना वो, तो कहीं ना कहीं वो लिखते लिखते इधर के उधर पहुंच जाते हैं और डाइवर्टेड बातें लिख देते हैं जो उनके ऐसे से रिलेटेड भी नहीं होती, एंड मार्क्स कटवा लेते हैं। सो दैट इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली 5 मिनट्स देने हैं टू प्लान, टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपको बेनिफिट्स में याद आ रहा है वो छोटा छोटा स्क्रिबल कर लो अपने पास, ताकि जब लिख रहे हैं ना तो बस उसको रेफर करके एलैबोरेट करना हमारा काम हो, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम डिवीजन बता दिया, ये करना ज़रूरी है। अभी जब मैं अपना ऐसे दिखाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन किए। देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग। सो जब आप लिख रहे हो गाइस, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके मार्क्स भी कई जगह पर कटते हैं। तो ऐसे राइटिंग में व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स। सो व्हेन यू पुट फॉर द आइडिया, यू नीड टू बिल्ड ऑन इट, बट डोंट ओवर एक्सप्लेन इट, ठीक है। देखो, आप जब कोई आइडिया, कोई पॉइंट आप जब मेंशन करते हो ना, तो एग्जामिनर आपसे एक तरीके से एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे आपने किसी स्कीम का नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, ठीक है। अब स्कीम का नाम लिख देने भर से आपको नंबर नहीं मिलते, आपको थोड़ा सा एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है कि यार मुझे पता भी है स्कीम के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ज़्यादा नहीं, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स इधर वेस्ट करोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि इसने वर्ड्स वेस्ट किए हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट इट आधी लाइन में, एक लाइन में मेंशन कर दो कि वो स्कीम क्या है, व्हाट इट डज या एम क्या है, ठीक है। उतना बता कर ना बस प्रूव कर दिया हमने एग्जामिनर को कि हमें आता है, ठीक है, बस वही चाहिए उसको। तो दैट इज वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट बिल्ड ऑन इट अ लिटिल बिट। अच्छा, टच वन आइडिया एट अ टाइम देन मूव ऑन टू द अदर। सो अगर आप सोचते हो कि यार हम सारे आइडियाज पहले लिख देना फिर एक साथ सबको एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज नॉट द वे। आपको एक आइडिया पहले लिखना है, उसको मतलब थोड़ा सा जितना भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको करना है, एंड देन मूव टू अदर। क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो या कुछ भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर सब कुछ एकदम एकदम हॉच पॉच बनाकर रखा हुआ है, तो आप कैसे उसको एक्सेप्ट करोगे? आप कहोगे यार क्या लिखना चाहता है ये। तो अपने आप को ऐसे ही समझो कि आपका जो भी राइटअप है वो एग्जामिनर ऑथर की आई मीन आप उसके लिए ऑथर हो, राइट। तो वो वैसे ही उसको जज कर रहा है कि यार कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा, मतलब जैसे जो पढ़ेगा मेरा। सो आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, वन आइडिया, नो जम्बलिंग। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट कि अगर आप किसी चीज़ की पॉजिटिव्स दे रहे हो ना, उसके प्रोज दे रहे हो, तो कीप द प्रोज टुगेदर and then go to the cons, right? I mean there is no order, you can give the cons first। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बुरी ही है तो आप उसके cons पहले दे सकते हो, that's not an issue, but make sure कि आप साथ में रखो। ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एकदम से कर दिया, अब फिर पॉजिटिव पॉजिटिव फिर बीच में कभी नेगेटिव लिया, ऐसे नहीं करना होता। कीप ऑल द नेगेटिव्स टुगेदर, कीप ऑल द पॉजिटिव्स टुगेदर, ताकि बात समझ में आए, ओके। कोहेरेंस बिल्कुल इंश्योर करनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गाइस, यस आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बिल्कुल हाई लेवल इंग्लिश लिखो, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लो जो किसी को पता ही ना हो। आपको बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरी यूज़ करनी होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। बट देन सेंटेंस फॉर्मेशन पे कोई वो नहीं है गाइज, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी होती। आपका राइटअप जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्या लिखना चाहते हो, इतना गोल गोल घुमा दिया बट समझ ही नहीं आया क्या बात कहना चाहते हो। तो वो चीज़ हमको बिल्कुल अपने उसमें इंश्योर करनी होती है। ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट पे स्टिक करना ही होता है गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एग्जाम्स में 200 होता है, कुछ में 300 होता है। सो मैं ऑफ कोर्स 200 से 300 की रेंज लेकर चल सकती हूँ। यहाँ पर 250 to 300 लिखा है, बट सम एग्जाम्स डू आस्क 200 वर्ड्स, सो दैट इज़ द रेंज दैट हम लेकर चलते हैं। एंड उससे ज़्यादा आपको नहीं प्रोवाइड करना होता है अपने ऐसे में, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि भाई कितना आप ले सकते हो, तो 10 वर्ड्स इधर उधर हो सकता है, मतलब 10 वर्ड्स कम या 10 वर्ड्स ज़्यादा हो सकता है। बट उससे ज़्यादा अगर आप सोचो कि अगर 300 वर्ड आपको दिया है और आप लिख के बैठे हो 450 वर्ड का और आप सोचो कि आपको फुल नंबर मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो 10 वर्ड्स हियर एंड देयर इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट मोर देन दैट और लेस देन दैट। देन ऑफकोर्स ये जो SMS लैंग्वेज होती है गाइस, जिसको अभी हमने बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लिया है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैसेज हम ऐसे लिखते हैं MSG, राइट, गॉड ब्लेस यू हम GBU लिखते हैं, तो ग्रेट ऐसे लिखते हैं, राइट। सो ये जो वॉट है, अब एक H लगाने में हमको देर हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स जो हम मैसेज में यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल भी हमको एग्जाम्स में नहीं करने होता है। इनफैक्ट आपके ऐसे में अगर आपने ये सब किया तो ये इसके तो बिल्कुल सबसे पहले नंबर कटते हैं, ठीक है ना। तो या तो ये आदत अपने मैसेज वगैरह की छोड़ दो, जब मैसेजेस लिखो तो पूरा इंग्लिश में लिखो, या ये मेक श्योर करो कि कहीं एग्जाम में आप इसको नहीं लिख कर आ रहे, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, आपको ना बायस्ड नहीं होना होता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको एक एक तरीके से न्यूट्रल रहकर अपनी बात बतानी होती है, क्योंकि वो आपका ओपिनियन नहीं जानना चाहता, वो जानना चाहता है कि आपने जो भी पढ़ा, आपने उसके बारे में क्या प्रोज पढ़े, क्या कॉन्स पढ़े, वो चीज़ आप बताइए। देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें डिप्लोमेटिक भी हम हो सकते हैं। आपको खुद से कि भाई इन माई ओपिनियन दिस इज दिस सो एंड सो, ऐसे करके आपको नहीं लिखना होता। इनफैक्ट इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लिखना होता आपको। यू हैव टू एक्चुअली टेल बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जहाँ पर देखो अब यार किसी चीज़ में अगर हम नहीं बता सकते हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल, बट देन जहाँ पर हम दोनों बता सकते हैं
तब आप दोनों पॉइंट्स बताइए। और पता है अपना इंक्लिनेशन शो करने का एक तरीका होता है ऐसे में। सो ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे मान लो ऐसा कोई टॉपिक है कि आपको लगता है कि यार ये है तो अच्छा, बट हाँ इसमें थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट यार आई एम इन फुल सपोर्ट, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। सो मैं क्या करूँगी कि मैं ये नहीं लिखूँगी कि आई टोटली सपोर्ट दिस इन स्कीम या एनीथिंग एनीथिंग। तो आपको ऐसे नहीं लिखना होता। आप एक डिप्लोमेटिक वे में पता है कैसे कर सकते हो, आप पॉइंट्स तो दोनों ही दे रहे हो ना, पॉजिटिव्स भी दे रहे हो, उसके नेगेटिव्स भी दे रहे हो, जबकि आप इंक्लाइन ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ हो, तो आप इसके 3 पॉइंट दे दो, इसके 2 पॉइंट दे दो। तो ये चीज़ से एग्जामिनर, ये इम्बैलेंस जो आपने क्रिएट किया ना, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि योर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स दिस। बट आपको उसको ऐसे ही समझाना है, कहीं पर भी ये नहीं लिखना कि आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉजिटिव्स, नो। ठीक है ना। तो दिस कैन बी डन, उसके नंबर इंक्रीज कर दो, इसका नंबर कम कर दो। दैट इज द इम्बैलेंस दैट यू कैन क्रिएट इन ऑर्डर टू टेल द ऑथर टू द एग्जामिनर। ओके, ऑफ कोर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप सपोर्ट कर सकते हो अपने ऐसे को विद दीज, तो नथिंग लाइक इट, इसके तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। बिकॉज क्या है ना कि अगर देखो नहीं देते हो ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, बट देते हो तो एक एज क्रिएट हो जाती है गाइज, आपका ऐसे बाकियों के ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है अगर आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो दे देते हो। अब देखो ये आप कहोगे, आप सोचोगे मैम ये याद कहाँ रहते हैं, तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा जो अभी अपकमिंग टॉपिक्स होते हैं, ऑफकोर्स जो करंट टॉपिक्स होते हैं, जो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी, उस जब भी उसकी न्यूज़ पढ़ो तो जो भी ऐसा आपको लगे कि यार ये रिसर्च हुई है, ये डेटा है, तो अगर इसका ऐसे आता है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो जस्ट राइट इट, इट्स जस्ट 1 लाइन फैक्ट फिगर, आपको बस आपने नोटिस करना है और अपने पास नोट करना है। तो अगर आप अभी से ये करने लग जाओगे ना गाइस, आपको जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएगा, आप उसका टाइम आ जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, बट देन डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आपने अभी से प्रिपरेशन नहीं की ना, तो आपको लिटरली में बहुत प्रॉब्लम होगी। पिछले साल भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं आई थी, उनके लिए ऐसे लिखना, लेटर लिखना बिल्कुल हलवा था। बट देन जिन्होंने सोचा था कि प्रीलिम्स एक बार क्लियर हुए फिर हम प्रिपेयर करेंगे, उनको लिटरली में बहुत दिक्कत आई थी। इसीलिए मैं अभी ही आपको हेड्स अप दे रही हूँ, एक चेतावनी की तरह दे रही हूँ कि अभी से उसके लिए मेहनत कीजिए। ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको बात बता ही चुकी हूँ कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है भाई, ज़्यादा वोकेबलरी हाई यूज़ नहीं करनी होती है, बस हाँ ग्रामर सही रखो। और इन माय ओपिनियन आई फील ऐसे वर्ड्स यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने होते, एंड ब्रॉड जनरलाइजेशंस भी नहीं करनी होती हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सेवरल पीपल बिलीव दैट नरेंद्र मोदी इज़ सॉरी मतलब दिस यू कैन से, बट जैसे अगर आप बोल रहे हो एवरीवन नोज दैट नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर, सो इस केस में गाइस एवरीवन नोज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जनरलाइजेशन हो गया जो आपने सबके लिए कर दिया। तो इसमें ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई एवरीवन नोज, यू आर नॉट इवन सपोर्टिंग इट विद डेटा, किसी का रिसर्च भी नहीं, हाउ डू यू नो एवरीवन नोज, राइट। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि सेवरल पीपल बिलीव, तो बिलीव एक वर्ड होता है और नो एक वर्ड होता है, कि नो से होता है कि सबको पता ही पता है, राइट, एंड बिलीव इज कि आपने उस चीज़ को थोड़ा टोन डाउन कर दिया एंड बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। सो ऐसी चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती हैं, बट हाँ अगर डेटा के साथ दोगे तो बेटर रहेगा कि भाई आपको ये बात पता कैसे चली कि सब लोग बिलीव करते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, राइट। सो उसको अगर आप सोर्स के साथ अपना लिंक करते हो तो एक थोड़ा सा वैलिडिटी आपके वैलिडेशन मिल जाता है आपके पॉइंट को। ठीक है। सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स ऑफ कोर्स जो कि आप बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे होगे, आई एम श्योर कि एग्जामिनर आपका ऐसे चेक कैसे करता है, कहाँ कहाँ नंबर काटता है। तो इन बातों को ध्यान रख लेना, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे गाइज, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो लास्ट ईयर का मेरा बैच था ऐसे राइट, क्योंकि आपको पता है कि जब सिलेक्शन होता है तो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं। एंड बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ऐसे और लेटर लिख कर आए थे, ये गलतियाँ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, उनका सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, आपका भी हो सकता है। सो एग्जामिनर चेक कैसे करता है, वो देखता है कि यार थॉट्स मिक्सड अप तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पहले कुछ बोल रहा था यार, अभी तो ये ऐसा बोल रहा था और अभी उसी पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, या सब पॉजिटिव नेगेटिव्स एक साथ कर दिया है, तो मिक्सअप करा हुआ है, थॉट्स जम्बलिंग शो करी हुई है आपने अपने ऐसे में, तो वो वैसे भी सोचेगा कि यार इसको तो बिल्कुल भी मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। उसको अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आया तो फिर वो नंबर नहीं देगा आपको, राइट। एविडेंस एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेंशन देयर और नॉट, अगर जहाँ जैसे कि मैंने बोला कि अगर जहाँ पे किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल दे सकते हो या आपने कोई स्कीम का नाम दे दिया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो चीज़ करनी है। अगर नहीं दिया है आपने तो फिर आपके नंबर कटते हैं।
टू मैनी वर्ड्स स्पेंट, अगर उसने पकड़ लिया कि यार इसने एक ही पॉइंट को पूरे पैराग्राफ में इतने सारे बातों में अलग अलग बातों में करके किया है, जैसे हम अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में करते थे कि आपने सुना होगा लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते थे, गाने भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स डोंट हैपन हियर, ओके। टू मेनी वर्ड्स अगर आप स्पेंड कर रहे हो ना ज़बरदस्ती में, ये मत सोचना कि 300 ही वर्ड तो हैं ऐसे लिख लूँगी मैं, ऐसा नहीं होता है गाइस। वो समझ जाते हैं कि आपके नंबर जो है, आई मीन आपने यहाँ पर वर्ड्स वेस्ट करने की कोशिश किया है, आपको पॉइंट्स नहीं आते, एक ही पॉइंट आता है आपको और आपने उसी को अलग अलग वर्ड्स में लिख दिया है, सो दे विल टोटली अंडरस्टैंड इट, आपको नहीं करना। नो क्लैरिटी, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तभी होता है जब आप प्लानिंग नहीं करते। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप चले ही जाते हो गाइस, किसी के साथ भी होगा, लिखते लिखते फ्लो में किधर के किधर पहुंच जाओगे, एग्जाम्पल देते देते और देखोगे वर्ड्स वेस्ट हो गए। सो क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर इनकरेक्ट है तो फिर तो नंबर कटेंगे ही करेंगे, उसके तो कोई माफ़ी नहीं है, तो ग्रामर तो आपको आनी चाहिए बेसिक से, राइट। अच्छा, ओपिनियंस, आई थिंक, ये सब लिखा है क्या। ऑर्डर डज नॉट मेक सेंस, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पैराग्राफ्स में, आपने अलग अलग तरीके से, मतलब आपने पहले बोल दिया है कि वो बेनिफिशियल है, फिर उसके बाद आपने उसको नेगेटिव भी बोला है, और फिर आप सजेशंस में एक तरीके से आपने जिसके भी ज़्यादा पॉइंट्स दिए आप सजेशंस में उसके उल्टे ही दे रहे हो, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं है ना उसके एक्सक्यूज मी, तो फिर आपको कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं मेंटेन हो पाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। एंड कंसिस्टेंसी कैसे आती है गाइस, इसी तरह से आती है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके, सो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको ऐसे ही आती है जब आप थोड़ा सा क्लीन वे में अपना ऐसे लिखते हो। इंट्रोडक्शन लिखा, उसके कुछ डेटा दिया, उसके बारे में लिखा, मेजर्स दिए, एडवांटेजेस दिए, डिसएडवांटेजेस दिए, एंड कंक्लूजन दिया, राइट। सो दिस इज हाउ कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होती है। बीटिंग अबाउट द बुश इज जस्ट अबाउट क्लैरिटी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो, जो मेन बात करनी है ना वो नहीं कर रहे, ओके, दैट्स कॉल्ड बीटिंग अबाउट द बुश। सब कुछ बातें कर रहे हो बट जो मेन करनी है वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में वेटेज, ये आपके IBPS PO नोटिफिकेशन से मैंने लिया है गाइस। 25 मार्क्स का आपको मिलेगा ऐसे एंड लेटर, 30 मिनट्स टोटल दिए जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें 15-15 पे आप डिवाइड करोगे, एंड 15 का जो सब डिविजन है वो मैंने आपको बता दिया, इट हैज़ टू बी 5, 8 एंड 2, ओके। एंड डेफिनेटली वेटेज से आप देख ही सकते हो कि ऑनलाइन एग्जाम, मेन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो आपके कंसिडर होते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपके मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर के जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को अभी से ही समझना चालू करो। एंड येस, मैं आपको डेफिनेटली अब एक ऐसे दिखाने वाली हूँ गाइस जो कि आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और ऐसे ही हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो, सो दिस कैन बी अ पार्ट 1 इफ़ यू वांट, एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ एसेज दे दूंगी जो मैंने खुद लिखे हैं। एंड डेफिनेटली आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा गाइज, आपको लिखना आ जाएगा कि कैसे आप फ्रेम कर सकते हो चीज़ों को। कुछ जेनरिक टॉपिक्स पर मैं आपको एसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो इफ़ यू वांट दैट, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। अगर मुझे इनफ कमेंट्स मिले आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ओके। सो द फाइनल थिंग दैट आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस इज कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये भी तो आता है, और ये क्योंकि पार्ट 1 है तो पार्ट 2 में फिर मैं ये सब बातें आपको नहीं बताऊंगी, तो मेक श्योर कि आप प्रिपेयर करना अभी से चालू कर दो। सो देखो, ग्राउंड वर्क भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बस उठे और जाकर लिखा है ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी चीज़ों को आपको अभी से इम्प्रूव करना होगा। एक तरीके से इनको आप चेकलिस्ट की तरह मान लीजिए। आप देखो, जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स से अवेयर रहोगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा, आपके पास कंटेंट नॉलेज होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली वो आपको करंट अफेयर्स से मिलती है। ये जो है समरी राइटिंग, मैं आपको बताती हूँ कि जो डेली हम एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, उसकी छोटी छोटी समरी लिखना चालू करो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे, आई एम श्योर, जिनको ना अभी यही लगता होगा कि यार हम लिखें कैसे, मतलब लिखना ही तो चैलेंज है, स्टार्ट भी नहीं करना, डर लगता है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। तो येस, ऑफकोर्स इस पर मैं बेसिक एक अलग क्लास ले सकती हूँ, बट ये ना अगर हम अभी से करना चालू कर देंगे ना, फिर जब हमको बड़े बड़े ऐसे के टॉपिक्स मिलेंगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 100 से 150 वर्ड में कुछ भी लिखो, जो भी आपको एडिटोरियल से समझ में आया, बस उसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। अगर आपको इस पे बेसिक पे क्लास चाहिए, लेट मी नो, आई विल टेक इट, बट दैट नीड्स टू बी डन टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा,
कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको ना वहाँ पर अपनी स्पीड, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास आई एम श्योर कंप्यूटर होगा, आप टाइप करते होगे तो आपकी स्पीड फेयर इनफ होगी, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, तो एग्जाम में आप सबको उसी पर टाइप करना है, राइट। तो मैं बस सजेस्ट करूँगी कि जैसे कभी साइबर कैफ़े चले गए, एंड साइबर अभी तो नहीं जा पाओगे, बट देन ऑफ कोर्स जब भी जैसे भी मौका लगे आपको, या किसी से कंप्यूटर अरेंज कर सको, तो उस पर ही थोड़ा सा टाइपिंग का प्रैक्टिस करोगे ना, जब जैसे ये समरी लिख रहे हो तो उस पर ही थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 8 मिनट आपके पास उस हिसाब से है, 582 के हिसाब से, तो 8 मिनट्स अगर मैं कह रही हूँ टाइपिंग का, तो फिर टाइपिंग आपको उतने टाइम में करनी है। अगर आप वर्ड्स ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जाएगा, तो इसको अभी से करना चालू कीजिए। देन ऑफ कोर्स ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी ठीक ठाक होगी तो भी चलेगा, एंड ऑफ कोर्स टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए ना जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम नॉलेज हो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार ये बड़ा फैंसी टॉपिक है, इस पर एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर उस पर ज़्यादा नंबर देता है जिस पे आपने अच्छा लिखा होता है, ठीक है ना। आपको जिस पे नॉलेज है आप उस पर लिखिए, चाहे वो बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक हो, बोरिंग हो, कोई बात नहीं, आपको पता है ना, आप उस पर अच्छा लिखेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू एज ग्राउंड वर्क, ओके। सो मैं आपको अपना ऐसे दिखाने से पहले एक बार बता देती हूँ अबाउट द प्लस बैचेस, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं। सो गाइज अनअकैडमी प्लस पे सितंबर मंथ में काफ़ी सारे बैचेस प्लान्ड है। एक ये बैच है, ये जो मेरा प्रैक्टिस बैच है, मेरा प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग 2:30 है गाइज, एंड ये जो है वो हमेशा चलता है, लाइक प्री प्लस मेंस की जो ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस है वो मैं इसमें आपको करवाती हूँ, ठीक है ना। ग्रामर का जो बैच है वो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है 12 बजे, ओके। 5 सितंबर 12 PM ग्रामर का बेसिक ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है, ओके। डिस्क्रिप्टिव का भी बैच आपको सितंबर मंथ में मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जो मैं डिस्क्रिप्टिव का बैच प्लस पे लेती हूँ उसके अंदर मैं आपको चेकिंग फैसिलिटी भी देती हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली चेक द एसेज ऑफ स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चीज़ चेक करती हूँ, उनको बताती हूँ फीडबैक, काफ़ी हेल्प मिलता है उनको। सो दैट इज़ ऑफ कोर्स देयर ऑन प्लस। इफ़ यू वांट टू डू दैट विद अस, तो आप क्या कर सकते हो कि वेबसाइट पर जाकर या अनअकैडमी के ऐप पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस आप बैंक एग्जाम कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि कैटेगरीज अलग अलग हैं और उसी कैटेगरी में आपको उस कैटेगरी के एजुकेटर्स मिलते हैं, राइट। सो लाइक एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो हमारी क्लासेस नहीं मिलेंगे आपको, ओके। एंड बैंक एग्जाम में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप जिससे भी चाहो उससे पढ़ो, बस उतने मंथ्स के लिए ले लो जितने मंथ्स के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब क्योंकि मेंस की भी बात है तो 12 या 24 महीने का ले लेना गाइस, एंड देन आप ये कोड लगा देना साक्षी 24, ओके। ये कोड आप लगा दोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। आपको फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स उस कैटेगरी में, बैंक एग्जाम कैटेगरी में सब सब्जेक्ट्स आप सबके साथ देख सकते हो, जिसकी चाहो उसकी क्लास देखो, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, एवरीथिंग। सो आरआरबी के लिए कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही है, सो ऑफकोर्स आप सब कुछ देख सकते हो गाइस, ठीक है ना। सो दिस इज द कोड, सब लोग नोट कर लीजिए, एक ही कोड लगाना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सितंबर में जो बैचेस आ रहे हैं मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। सो इफ यू वांट टू टेक द डिसीजन, टेक इट नाउ, ओके, ठीक है। सो दीज आर द प्राइसेस, जस्ट टू लेट यू नो कि ये जैसे अगर आप 12 महीने का ऑप्ट करते हो तो 6000 का ये कोर्स है, बट देन 10% ऑफ हो जाएगा तो 5400 का पड़ेगा। अगर 24 मंथ्स का ऑप्ट करते हो तो 7200 का है, बट 6480 का पड़ेगा। सो साक्षी 24 डिस्काउंट कोड लगाकर ये डिस्काउंट प्राइसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, it is actually the this topic which was asked in an examination, ये previous year question है, आपसे पूछा गया था pros and cons of taking insurance online। तो अब इस पे ये मैंने खुद ऐसे लिखा है, मैं आपको बताऊंगी कि देखो आप ऐसे लिख सकते हो तो आपको हेल्प मिलेगी और आपको लगेगा कि यार आप भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ही मैंने ये टॉपिक पढ़ा, व्हाट शुड कम इन माय माइंड, मेरे माइंड में अब क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं,
अब यहाँ पर मैंने इसलिए इतना डिटेल में लिखा है क्योंकि आपको शो करना है, आपको सिर्फ स्क्रिबलिंग करनी है गाइस, आपको कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। 5 मिनट की जो स्टार्टिंग की प्लानिंग है उसमें आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। अब जैसे ही देखो मुझे यार मिला कि प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस ऑनलाइन, अगर मुझे इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना है तो फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले भाई मैं इंश्योरेंस का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है। फिर उसके बाद अब देखो यार पूरा जो हमारा टॉपिक है, बाय द वे ये जो मेरा ऐसे है वो 300 वर्ड्स का है, ठीक है ना। सो जो मेरा पूरा टॉपिक है वो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ही है, तो मैं अपनी बॉडी पैराग्राफ को ऐसा ही यूज़ करूँगी कि बेनिफिट्स बताऊँगी और डिसएडवांटेज बताऊँगी। और मैं बेनिफिट्स ज़्यादा बताऊँगी, डिसएडवांटेज कम बताऊँगी, ताकि मेरा इंक्लिनेशन भी दिख जाए कि भाई मैं इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदने के पक्ष में हूँ, ठीक है ना। बट डायरेक्टली नहीं बोलूँगी ये बात, ओके। एंड देन कंक्लूजन कर देंगे। सो ऑफकोर्स यहाँ पर देखो मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए। 5 मिनट की प्लानिंग में मुझे याद आएंगे कुछ पॉइंट्स। इंटायर रेंज ऑफ पॉलिसीज, लो कॉस्ट, नो मिडलमैन, पेपरलेस, हैसल फ्री, चेकिंग रिव्यूज़, सो ये सब पॉसिबल है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, लैक ऑफ पर्सनल टच, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने देख ली, ठीक है। बेनिफिट्स देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, लिख दिए। अब जब मैं इलेबरेट करने जाऊंगी ना, अब कुछ भी भूलूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। काम माइंड से मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया। कंक्लूजन में तो कोई नई बात लिखनी ही नहीं होती है। तो चलो अब मेरा ऐसे देखते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी कि आपको मेरा ऐसे कैसा लगा, ओके। सो 2 चीज़ें आपको बतानी है कि आपको और ऐसेज चाहिए जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूं एक वीडियो में, और ये वाला कैसा लगा। सो दोनों चीज़ें बताना, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। सो देखना कितना क्लीन तरीके से लिखा है, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर बेनिफिट है, कहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है, कुछ मिक्सिंग नहीं किया है। चलो, insurance is a means of protection and is primarily used to hedge against the risk of a contingent or uncertain loss. So contingent का मतलब होता है जो uncertain हो, जैसे something which is unforeseen, जो पता नहीं कि हो जाएगा, emergency situation. So insurance क्या होता है भाई, protection देता है ऐसे risk के against हमको with the advent of technology। अब देखो तुरंत आपको point पे भी आना पड़ेगा गाइस। आप अगर सोचोगे कि अभी समा बांधते हैं और इधर उधर कुछ भी बोलते हैं, you're going to waste your words, right? आप देखो यहाँ पर मैंने कितने वर्ड्स यूटिलाइज किए हैं, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। सो यहाँ पर विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी परचेजिंग इंश्योरेंस हैज बिकम ऑल द मोर कन्वीनियंट नाउ एज अगेंस्ट अर्लियर। सो अब मैं तुरंत टेक्नोलॉजी पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे डिजिटली तो बताना है ना कि ऑनलाइन खरीदना है, तो तुरंत उसकी स्टार्टिंग कर दी कि भाई टेक्नोलॉजी हो गई है अब इतनी एडवांस, तो फिर इंश्योरेंस खरीदना थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है हमको। एंड क्योंकि ऑफलाइन मोड पे ऑफकोर्स जब अवेलेबल था तो ऑब्वियसली कुछ लोग ही ले पाते हैं, बट देन ऑनलाइन पे तो सबके पास एक्सेस है, तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से देखिए मैंने तुरंत से विदाउट एनी वर्ड वेस्टेज बेनिफिट स्टार्ट कर दिए। भाई मेजर बेनिफिट्स हैं, द इंश्योरर्स नो द पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड देयरफॉर हैव द इंटायर प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम लाइफ टू हेल्थ, मोटर, ट्रैवल अवेलेबल ऑन द नेक फॉर यू। सो सब कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है ना, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी लीड्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि भाई अगर आपको पता है कि आप लार्ज स्केल पर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी तो कम पड़ती है इसकी, है कि नहीं। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। Since the customer buys directly from the insurer, distributors margin is also saved, क्योंकि जो मिडिल मैन वाला मैंने बात लिखा था वो भी तो नहीं आपको देना पड़ेगा ना, आप डायरेक्टली इंश्योरर से खरीद रहे हो तो भाई मिडिल मैन को पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, वो भी सेव होता है। ऑल्सो एंटायर प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वर्चुअल वर्ल्ड, पेपरलेस है, कॉस्ट और भी ज़्यादा रिड्यूस होती है। सो पेपरलेस है भाई, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है ये बात तो, ठीक है। तो मैंने आप देख रहे हो कितने सारे बेनिफिट्स दिए यहाँ पर, और दे रही हूँ बेनिफिट्स क्योंकि मैं अपना पक्ष जो है वो टुवर्ड्स बेनिफिट्स दिखाना चाहती हूँ। हालांकि ये बात मैंने क्लियरली कही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ओपिनियंस नहीं देने। Another benefit of online platform is that it offers the customer to make an informed choice. Various aggregator sites. So aggregator guys होती है जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का अपने ही प्लेटफॉर्म पर आपको कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, माई इंश्योरेंस क्लब हो गया, इजी पॉलिसी। तो अब देखो यहाँ पर कुछ नाम देने से मुझे एक्चुअली में एग्जामिनर को बताना था कि मुझे अवेयरनेस है इसके बारे में कि ये सब वेबसाइट्स है जो इससे मिलता है, तो एग्जामिनर खुश होगा मेरे ऐसे से कि अच्छा अवेयरनेस देखो दिखती है यार। ओके, सो ऑब्वियसली यू हैव टू नेम, अगर आपको पता है तो करो, नहीं है तो फिर मत करो, बट दीज आर द की पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। सो दे लेट यू डू द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ फीचर्स, प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसी। तो आपको कंपेयर करने को मिलता है कि भाई किस में मुझे इन्वेस्ट करना है।
वन कैन इवन चेक द रिव्यूज़ ऑल्सो। सो आप देख रहे हो कि कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 6 बेनिफिट्स जो है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए। अब लेकिन भाई डिसएडवांटेज भी तो देने हैं, कॉन्स भी तो देने हैं। अब यहाँ से देखिए कॉन्स शुरू है। आप देख रहे हो ना, नोटिस करना पैराग्राफ डिवीजन भी हो रखा है हर जगह। अब यहाँ पर मुझे बेनिफिट ही देना था बट पैराग्राफ टू लॉन्ग हो रहा था, सो आई जस्ट कट द पैराग्राफ एंड मेड अनदर. Next one is, however, there are some disadvantages too. One must be cautious while disclosing one's financial information as the online world is exposed to many scams. So भाई scams के बारे में बता दिया कि online काम करना है तो थोड़ा सा आपको वो तो देखना ही पड़ता है ना, कि भाई रिस्क तो नहीं है क्योंकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर देते हो. ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो टू रिसर्च अबाउट, क्योंकि अगर आप उस पर देख रहे हो ऑनलाइन, अब देखिए ऑनलाइन में वही होता है ना, जो स्कैमस्टर्स होते हैं वो इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं, कंपनी का वेबसाइट बना लेंगे एंड फिर आपसे पैसे ले लेंगे एंड देन यू नो समथिंग हैपेंस, दे जस्ट वैनिश. सो वो चीज़ें हैं तो वो हमको केयरफुल तो होना ही पड़ता है. सिंस द रोल ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये तो ऑफकोर्स ऑनलाइन होने का ये है कि भाई नेट पर क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, राइट. इंश्योरेंस एजेंट जब नहीं होता है ना तो पर्सनल टच भी नहीं होता. अब जैसे अगर किसी बंदे को नॉलेज ही नहीं है, अब देखो यार इन्फॉर्म्ड बंदा होगा वो तो तुरंत से कंपेयर करेगा और ले लेगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो डिपेंड करते हैं मिडिल मैन के ऊपर. अब उनको तो दिक्कत आ जाएगी ना. अब उनको भी कंपैरिजन करने में भी गाइस डेटा तो पता होना चाहिए, राइट, कि कंपेयर हम किस पैरामीटर पे करें. तो बट अगर उनको नॉलेज ही नहीं है तो फिर उनको लगेगा यार कैसे कोई हेल्प करने के लिए मिल जाता, राइट. तो वो ऐसा सोचेंगे, तो वो चीज़ एक डिसएडवांटेज है. सो आप देख रहे हो डिसएडवांटेज 2 कह सकते हैं हम, 3, इसको 3 नहीं कहूँगी मैं, 2 ही कहूँगी. सो आप देख रहे हो क्लियरली मैंने अपना इंक्लिनेशन कैसे दिखाया है 6-3 या 6-2 का, जो मैंने आपको एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट किया है. आप समझ गए हो कि मैं ऑनलाइन इंश्योरेंस के पक्ष में हूँ. ओके, देन कंक्लूजन, कोई भी नई बात नहीं है, बस उसको समराइज कर दिया है कि डिजिटल वर्ल्ड इज फास्ट एम्ब्रेसिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड दैट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर. द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो अडेप्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी. अब ये कंज्यूमर्स के ऊपर है कि भाई कैसे उसके बेनिफिट्स ले सकता है वाइल एट द सेम टाइम कॉशियस. अब देख रहे हो डिप्लोमेटिक कैसे बन गई मैं यहाँ पर, आपको क्योंकि कोई साइड तो दिखाना नहीं है, बट हाँ वो तो कर दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिप्लोमेटिक वे में कि भाई अब तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर है कि वो बेनिफिट्स उसके कैसे ले पाते हैं, क्योंकि कॉशियस रहना भी तो ज़रूरी है. तो बस वैसे ही थोड़ा सा एंड करा आपने. सारे के सारे हमारे 3 जो इंट्रोडक्शन यू नो आपके बॉडी पैराग्राफ्स 1 2 3 4 बॉडी पैराग्राफ्स हमने लिखे एंड देन वी हैव द कंक्लूजन, राइट. सो दिस इज जस्ट अ स्पेसिमन गाइज. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने लिखा है खुद से, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हो, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उनको ध्यान रखते हुए आप ये कर सकते हो, ठीक है. सो आई होप ये गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस IBPS चैम्पियनशिप जो अनअकैडमी की तरफ से आपको दी जा रही है. सो दिस इज कम्प्लीटली फ्री गाइज. 29 अगस्त से आपके लिए फ्री टेस्ट शुरू हो रहे हैं. IBPS की हम बात कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस. सो ये आप देख सकते हो. आपने ऐप तो डाउनलोड करी होगी, अगर नहीं करी है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो एंड वहाँ पर बैंक एग्जाम कैटेगरी में आपको ये लाइव टेस्ट सीरीज़ दिखेगा. 29 अगस्त, 5 सितंबर, 12, 19, 26 इन सब डेज पर आपको ये फ्री टेस्ट लेने को मिलेगा ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस असेस कर पाओ. सो ज़रूर से लेना गाइज इसको. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड येस मुझे ज़रूर बता देना आप फाइनली कि आपको और एसेज मुझसे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए गाइज आपको यू नो प्रिपेयर तो करना है, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है. अब जो भी प्रिपेयर करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आई विल डेफिनेटली डू दैट, बट येस टोटली डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, योर लाइक्स एंड कितना शेयर करते हो आप इस वीडियो को, सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड या दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.